बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिस्कस द नेचर एंड कंपोजिशन एंड फंक्शंस of House of Lords। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का आपका जो है वो टॉपिक डिस्कस द नेचर एंड कंपोजिशन एंड नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यूके कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंने आपको जो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट का एक इंतहाई अहम रोल है, और हमने डिस्कस की थी सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट क्या है यूके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो ये उसी के तसलसल में आगे बढ़ते हुए हम जो है ये हाउस ऑफ लॉर्ड जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट है वो मुश्तमिल है हाउस ऑफ लॉर्ड पे, हाउस ऑफ कॉमन और किंग उनका जो है जो क्राउन वहाँ का है इस पर। तो अब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है। हाउस ऑफ लॉर्ड नेचर के हवाले से हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, उसकी कंपोजिशन किस तरीके से होती है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। द हाउस ऑफ लॉर्ड, अब मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं इसका। The House of Lords is the oldest house in the world and had been in continuous existence in one form or other for more than 1,000 years. It is the upper house of the British Parliament. It is generally stated that the House of Lords is hereditary हाउस। अब वो कहता है कि ये ओल्डेस्ट जो है ये हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और ये कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस रख रहा है, ठीक है, वहाँ पर उस कंट्री में हजारों साल से एक अपना वजूद बरकरार रखे हुए है हाउस ऑफ लॉर्ड। और ये वहाँ पर ये अपर हाउस की इसकी हैसियत है, यानी ये एक ईवान बाला है, ठीक है। किसी भी कंट्री में जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो मुश्तमिल होती है ईवान बाला, ईवान ज़ेरी, ठीक है। तो ये एक ईवान बाला का तस्वर है जिसमें आप लोग देखेंगे। तो इसमें ये तारीखी हैसियत भी रखता है हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड को हम जो है वो दारुल उमरा ठीक है, इसके मीनिंग्स में भी हम लेंगे कि ये इससे मुराद दारुल उमरा भी है, ईवान बाला है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत जो हाउस ऑफ लॉर्ड अपना किरदार अदा करता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो एक उसको बहुत तारीखी हैसियत हासिल है और उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो हज़ारों साल पुरानी है उस कंट्री में, और ये एक ईवान बाला की हैसियत रखता है। अब हम आ जाते हैं कि इसकी कंपोजिशन किस तरीके से है। जो मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं फॉल इनटू 7 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। ये 7 कैटेगरीज हैं जिसमें मेंबर ऑफ
हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं उनका चुनाव किया जाता है। नंबर 1 के ये हेरिडेटरी पीर्स, ठीक है, जो तारीखी तौर पर वहाँ पर उनके जो उमरा तसव्वुर किए जाते हैं, जो वहाँ पर ख़ानदान वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये उनमें से लिए जाते हैं। अबाउट 9/10 of the membership belong to the category peering is granted by the crown and he may create as many peers as he like. The majority of people become peers because the peers chance happen to eldest grandsons of ancestors who was first created a peer। यानी कि ये एक जो वहाँ के अमीर ख़ानदान हैं वहाँ पर जो एक तारीखी हैसियत रखते हैं वहाँ के शाही ख़ानदान के हवाले से, तो इनका चुनाव, इनमें से चुनाव किया जाता है। और वो जैसे एक वरासती तौर पर चला आ रहा है सिस्टम, एक अगर बाप जो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर था तो उसके फौत होने के बाद उसके आगे उसकी फैमिली में से उसके बेटे जो हैं उनमें से चुनाव किया जाएगा। तो ये वहाँ पर जो है वो क्राउन इन लोगों का चुनाव करता है, ठीक है, उसको मेंबरशिप वहाँ पर दी जाती है। उसके बाद सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव पीर्स ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के जो नुमाइंदा पीर्स हैं वहाँ के, ठीक है, उनको दारुल उमरा में हाउस ऑफ लॉर्ड में उनकी नुमाइंदगी है। Their number is 16 and are elected by Scottish peer in accordance with the provisions of the Treaty of Union 1707। स्कॉटलैंड 1707 के एक मुआहदे के तहत जो है वो बरतानिया का हिस्सा बना था, ठीक है, और उस मुआहदे के तहत जो वहाँ से नुमाइंदे लिए जाएंगे वो उनकी तादाद 16 होगी और उनका चुनाव जो है वो एक इंतखाबी अमल के ज़रिए किया जाएगा। उसके बाद थर्ड इसकी आ जाती है रिप्रेजेंटेटिव पीर्स ऑफ आयरलैंड, ठीक है, जो आयरलैंड से नुमाइंदे हैं उनका चुनाव किस तरह होता है। व्हेन आयरलैंड वाज यूनाइटेड विद इंग्लैंड, द आयरिश पीर वर entitled to elect 128 members, but since 1922 when Ireland was declared a free state, no new peer have been created। कि जब ये आयरलैंड उसका हिस्सा था, बना था, तो उस वक्त 128 मेंबर्स थे जो नुमाइंदगी करते थे आयरलैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड में। लेकिन जब से ये आज़ाद हुए हैं 1922 में, उसके बाद कोई चुनाव नहीं किया गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक कैटेगरी आ जाती है लॉर्ड्स ऑफ अपील, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी तस्वर की जाती है जो पार्लियामेंट है। तो इसमें जो लॉर्ड्स ऑफ अपील हैं वो भी दारुल उमरा जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसके नुमाइंदे होते हैं। उनकी तादाद क्या है, दे आर 9 in numbers and appointed by the crown under the provisions of the Appellate Jurisdiction Act 1876 to assist the house in the performance of its judicial function। इनकी तादाद जो है वो 9 होती है। इनका चुनाव जो है वो क्राउन करता है और इसमें आपने देखना है कि ये जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1876 है, ठीक है, उसके तहत ये उस हाउस में अपने जुडिशियल फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करता है। तो इसकी पांचवी कैटेगरी जो है वो आ जाती है स्पिरिचुअल पीर्स। वहाँ की रूहानी शख्सियात जो हैं, मजहबी शख्सियात जो हैं, ठीक है, उनसे भी
नुमाइंदे लिए जाते हैं। इनकी तादाद 26 है। उसमें जो है कुछ चर्च के बिशप हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पादरी, ठीक है, उनके जो मजहबी हवाले से जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल पीस के तौर पर वहाँ पर एज ए मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। इसके बाद इसकी छठी कैटेगरी है प्रिंस ऑफ द रॉयल ब्लड, कि जो वहाँ पर प्रिंसेस हैं, शहजादे हैं वहाँ पर शाही खानदान के, ठीक है, उनको भी मेंबरशिप वहाँ दी जाती है। मेल एडल्ट ऑफ रॉयल फैमिली मेंबर्स हैव अटेन्ड मेजॉरिटी एंड आर विद इन स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो अटेन करते हैं एज ऑफ मेजॉरिटी, जैसे हमारी कंट्री में है कि आप 18 ईयर के हो जाते हैं तो आप बालिग तसव्वुर होते हैं, ठीक है, तो एज ऑफ मेजॉरिटी से हम मुराद लेंगे कि जब वो बालिग हो जाते हैं तो उनको मेंबरशिप वहाँ पर दी जाती है। उसके बाद लाइफ पील्स, कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो तायात जो हैं उनको जो मेंबरशिप वहाँ पर हासिल है। These members are created under the provision of the Peerage Act 1958. They are the persons who have held high offices in the state and have since retired. For example, minister, speakers, ठीक है, इसमें जो ये लाइफ पीर्स होते हैं वो पीरेज एक्ट 1958 है, उसमें जो वहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है उसके तहत इसका चुनाव किया जाता है, वो इनको मेंबरशिप हासिल है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो नेचर वाइज हाउस ऑफ लॉर्ड, ये मैंने इसकी कंपोजिशन बताई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी नेचर की तरफ। सवाल के 3 हिस्से हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है हाउस ऑफ लॉर्ड की, इसकी नेचर क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। इस तरीके से ये सवाल आता है। मैंने आपको इसकी कंपोजिशन बताई है कि किस किस तरीके से जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि इसकी नेचर क्या है। द हाउस ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव चैम्बर। इट वाज commonly described as the hereditary chamber of the parliament. It is partly hereditary and partly democratic in composition. Peerage, both hereditary and life, are created by the sovereign on the advice of prime minister. तो इसमें वो कहता है कि ये जो नेचर है ना इसकी, ये एक तारीखी हैसियत की हामिल वहाँ पर हाउस तस्वर किया जाता है। ये अपर हाउस की हैसियत है इसकी, और इसमें तारीखी तौर पर भी जो वहाँ पर मेंबरान का चुनाव किया जाता है, और इसका एक डेमोक्रेटिक भी रोल है कि ये जमहूरी तौर पर भी जो है अपने फंक्शंस जो हैं वो अदा करता है। तो इसके बाद जो इसकी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं मेंबर की वो क्या क्या हैं कि जो इस हाउस का मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकता, उनमें जो इनसेन है, इनसेन से मुराद लेंगे हम कि जो साउंड माइंड ना हो, जो जिसको तमीज़ ना हो, कह लेंगे जो अपने माइंड से चीज़ों को पिक ना करता हो, उसको हम कहेंगे कि इनसेन पर्सन जो है वो इस हाउस का मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 2, माइनर नाबालग जो है वो इसका मेंबर नहीं बन सकता। कन्विक्ट सजा याफ्ता जो है वो इसका मेंबर नहीं बन सकता। उसके बाद बैंकरप्ट, जो जिसके मामलात करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो भी इस हाउस का मेंबर नहीं बन सकता। अच्छा, इसका अब हम देखेंगे कि इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, जो इस हाउस को प्रिजाइड करता है,
वो कौन है? द हाउस ऑफ लॉर्ड इज प्रिजाइडिंग बाय ए लॉर्ड चांसलर हु इज मेंबर ऑफ द कैबिनेट। जो हाउस ऑफ लॉर्ड को प्रिजाइड करता है, जो उसकी सदारत करता है, उसको लॉर्ड चांसलर का खिताब दिया जाता है। वहां पर वो लॉर्ड चांसलर के खिताब से वहां पर बैठता है और वो उस हाउस को चलाता है। और लॉर्ड चांसलर जो है वो वहां की कैबिनेट जो है उससे उसका चुनाव किया जाता है। अब आ जाते हैं कि जो इन मेंबर्स को जो प्रिविलेजेस वहां पर अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं। प्रिविलेज से हम मुराद लेंगे कि किसी को भी वहां पर एक प्रिविलेज हैसियत दे दी जाती है कि वहां पर उसको मुबर्रा कर दिया जाता है, कुछ हवाले से रायतें दे दी जाती हैं वहां पर कि उन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान को क्या क्या रायतें, क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या मराद का लफ्ज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्या क्या मराद हासिल हैं उनमें नंबर 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच, अज़हार राय की आज़ादी है। नंबर 1 उस हाउस का मेंबर आज़ादाना जो है वो अपना अज़हार राय कर सकता है। नंबर 2 फ्री एक्सेस टू दी सॉवरन, जो वहाँ पर जो सॉवरन अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर जो इक़्तिदार आला की हामिल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ तक वो फ्री उनको एक्सेस है। वो अपने मसाइल, अपनी राय वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। राइट टू डिटरमिन दी क्राउन कंपोजिशन, राइट टू डिटरमिन इट्स ओन कंपोजिशन, उनको ये भी राइट है कि वो किस तरीके से हाउस की कंपोजिशन में जो है उनका चुनाव किस तरीके से होगा। राइट टू पब्लिश ओपिनियन, उनकी ओपिनियन जो है उसको वो पब्लिश करने का राइट है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा होगा, जब हाउस ऑफ लॉर्ड की कार्रवाई चल रही होगी, उस दौरान अगर कोई मेंबर जो है उसकी गिरफ्तारी मतलूब होगी पुलिस को किसी मामले में, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग जो है वो सेशन। इसके बाद हम देखते हैं राइट टू रिसीव रिट्स ऑफ समन्स, ट्रायल ऑफ इम्पीचमेंट केसेस। उसके बाद एग्जेम्पशन है उनको, जो मुख्तलिफ मामलात हैं वो आप आगे डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरेज, वो जो वहाँ पर उमरा हैं उनको डिटर्मिन करना है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये भी उनको एक रायत है, वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कि हाउस ऑफ, ये तीसरा हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। नंबर 1 उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स है कि वो कानून साजी कर सकता है। कानून साजी किस तरह की हो सकती है कि जो पार्लियामेंट एक्ट 1911 है उसके तहत हाउस ऑफ लॉर्ड को लेजिस्लेटिव पावर्स है कि उसमें वो डिस्कस कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो मसौदे कानून पेश किए जाएंगे, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव होगी। एज रिगार्ड टू मनी बिल, फॉर एग्जांपल एज रिगार्ड कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल बिल, द हाउस ऑफ लॉर्ड इज practically ineffective. All money bills introduced in the House of Commons, and if the House of Lords withhold their assent to it for more than a month, it would be presented to the king and would become law on receiving the royal assent, despite the fact that the Lords did not concur with it. जो मनी बिल है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि वो सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन जो है उससे अप्रूवल उसकी जरूरी है। ये आगे एक फॉर्मेलिटी है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश नहीं किया जाएगा,
मनी बिल हमेशा जो है वो हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया जाएगा और ये फॉर्मेलिटी है कि उसको अप्रूवल के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड में भेजा जाता है मनी बिल को। अगर मनी बिल 1 माह के अंदर अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड अप्रूवल दे देता है तो किंग के असेंट के लिए चले जाता है किंग के पास। अगर 1 माह के अंदर वो हाउस ऑफ लॉर्ड किसी वजह से उसको अप्रूव ना करे तो वो ऑटोमेटिकली किंग के पास असेंट के लिए चला जाएगा। तो उसकी अप्रूवल हाउस ऑफ लॉर्ड से ज़रूरी नहीं है, वो तसव्वुर किया जाएगा कि वो बिल मंजूर हो गया है। इसके बाद एज रिगार्ड टू नॉन मनी बिल्स, जो मनी बिल के अलावा दूसरे बिल्स हैं, ठीक है, उसमें जो वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी पेश किए जा सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन में भी पेश किए जा सकते हैं। तो वो हाउस ऑफ कॉमन से होकर हाउस ऑफ लॉर्ड में जाएंगे, वहाँ पर डिस्कशन होगी उसकी और उसके बाद जो है वो जब हाउस ऑफ लॉर्ड उस मुसव्वदा कानून को अप्रूव कर देगा तो वो किंग के पास असेंट के लिए भिजवा दिया जाएगा। उसके बाद एग्जेक्टिव पावर्स हैं। The lords have the powers to ask question from the government and have a full right to debate its policies, but the house can only cross-examine the cabinet minister and the cabinet is not responsible to it। कि उनके पास एग्जेक्टिव पावर है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुतालिक वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो मिनिस्टर्स उनके जो है उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं और जो है कैबिनेट जो है वो उनके आगे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, अपने जो मामलात हैं। उसके बाद जुडिशियल पावर्स दी गई हैं हाउस ऑफ लॉर्ड को। द हाउस ऑफ लॉर्ड हैज द threefold jurisdiction of the powers in its regard. Number 1, it has original purpose to try peers in case they are involved in any treason or felony against national interest। हाउस ऑफ लॉर्ड को ये इख्तियार हासिल है कि जो उसके नुमाइंदे हैं, जो मुख्तलिफ पीर्स हैं, अगर वो अपने हुब्बुल वतनी के मुतल्लिक़ या अपने कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई बात करते हैं तो उनका ट्रायल किया जाए, उनके आगे वो जवाब दें हैं। एक तो पावर ये है। नंबर 2, इट इज़ आल्सो अथोराइज्ड टू हियर impeachment sent to it by the House of Commons, but now this jurisdiction has lost all its importance due to the acceptance on ministerial responsibility। कि इनके हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ये भी अथोराइज है कि वो इम्पीचमेंट की कार्रवाई जो है उसको भी आगे चला सकते हैं, जो हाउस ऑफ कॉमन आगे हाउस ऑफ लॉर्ड में भिजवाता है। तो लेकिन ये चूँकि कह लें कि ये हो गई है कि अपनी अहमियत खो चुकी है, क्योंकि ये मामला जो है वो मिनिस्ट्रियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत इस तरह के मामला हल हो जाते हैं। इट इज़ आल्सो एक्ट एज ए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन यूके, कि ये हाउस ऑफ लॉर्ड जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो तसव्वुर किया जाता है। इसके अलावा अदर पावर्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं जो सोशली पॉलिटिकली जो है उसको डिस्कस किया जाता है वहाँ पर। तो हम कंक्लूड करते हुए इसको ले लेते हैं इस चीज़ से कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो ओल्डेस्ट हाउस है इन द वर्ल्ड, और हाउस ऑफ लॉर्ड एक हेरिडिटरी, एक तारीखी हैसियत का हामिल हाउस तस्वर किया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो उसकी कंपोजिशन किस तरीके से है ये भी मैंने आपको बताया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की नेचर क्या है ये भी हमने आज डिस्कस किया है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फंक्शंस क्या हैं ये भी हमने आज डिस्कस किया है। इस हवाले से हमने आज ये देखा कि जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड एक इंतहाई अहमियत का हामिल इदारा तस्वर किया जाता है। थैंक यू।